व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सर्वर डाउन है। करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ठप पड़ी हैं तीनों सोशल साइट्स। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ठप पड़ी हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ने अपने ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया भर में ये तीनों जो साइट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, ये ऐप बंद हो चुके हैं, ठप पड़े हैं, सर्वर डाउन है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। और अब फेसबुक और व्हाट्सएप ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है और कहा है कि समस्या को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। काम किया जा रहा है और जल्दी ही जो समस्या आई है, जो दिक्कत आई है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, पूरी दुनिया में ये जो तीनों सोशल साइट्स हैं उनके सर्वर डाउन हो गए हैं। ना तो व्हाट्सएप चल रहा है, ना इंस्टाग्राम चल रहा है और ना ही फेसबुक चल रहा है। पिछले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। ये तीनों जो साइट्स हैं वो बंद हो गई हैं और अभी इन्हें ठीक करने का काम चल रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक ने एक ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया है और बताया है कि सर्वर डाउन है, तकनीकी खामी आ रही है और अब इस समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सर्वर डाउन होने की वजह से जो करोड़ों यूजर्स हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब उनकी तरफ से शिकायतें की गई तब जाके ये समझ में आया है कि सर्वर डाउन हो गया है तीनों साइट्स का, तकनीकी खामी आई है और अब इन तीनों सर्वर्स को, इन तीनों ऐप को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हुआ है, यूजर्स को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ का दौरा करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर यहां की पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने लखनऊ दौरे पर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय विशेष समारोह का शुभारंभ करेंगे। अपने दौरे पर पीएम 75,000 लोगों को अपना घर की चाबी सौंपेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर आजादी के 75वें वर्ष पर 75 उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीकों का प्रदर्शन होगा, जहां पीएम नगर विकास डिपार्टमेंट के अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां प्रधानमंत्री आवास आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत स्वच्छ भारत मिशन की तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी कल लखनऊ दौरे पर हैं और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नगर विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी प्रदर्शनी भी देखेंगे। यहां आजादी के 75वें वर्ष पर 75 उत्कृष्ट हाउसिंग तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने प्रदर्शनी वाली जगह का जायजा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले इस भव्य आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे और यहाँ पर पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं 75,000 लाभार्थी पूरे प्रदेश के, उनको वर्चुअली चाबी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हाउसिंग टेक्निक्स जो है उनकी प्रदर्शनी भी होगी और ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का वही हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की जा चुकी हैं। तो एक बड़ा आयोजन, बड़ी सौगात होगी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे प्रदेश की जनता के लिए, जिसमें स्मार्ट सिटी की भी सौगात दी जाएगी और 75 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी इसके साथ ही शुरू हो जाएगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत विभिन्न शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। तो बहरहाल इंतज़ार की घड़ियां बस खत्म होने को है। कुछ ही वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री लखनऊ में होंगे और यहां से उत्तर प्रदेश की जनता को उपहारों की एक बड़ी सौगात देंगे। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश को 4737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें हाउसिंग से जुड़ी 75 उत्कृष्ट तकनीक जो है वो दिखाई जाएंगी। आप देख सकते हैं जो मुख्य आयोजन स्थल है जहां पर
प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना उसके पास में एक पंडाल लगाया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो उत्कृष्ट तकनीक से जुड़े हुए मॉडल हैं उनको भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं CSIR का काउंटर है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है CSIR का, उसका ये काउंटर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग अलग मॉडल सिखाए गए हैं। कुल 75 ऐसी उत्कृष्ट तकनीक होंगी जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव के लिए तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और पीएम मोदी के दौरे से पहले शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और पीएम मोदी के कल होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास से बने मकानों को लाभार्थियों को सौंपेंगे और इस दौरान आगरा की महिला लाभार्थी को भी आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभार्थी से बात करेंगे। इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी कल प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ होगी, जिसके लिए देश भर से हजारों संत महात्मा और अनुयायी यहां जुट रहे हैं। पूरे मठ को सजाया गया है। सजावट के लिए बनारस और कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। साथ ही आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाई गई है। सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें नरेंद्र गिरी की पसंद की चीजें दान दी जाएंगी। श्रद्धांजलि सभा के बाद महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य बलवीर गिरी का अभिषेक किया जाएगा। ये कार्यक्रम 12 बजे शुरू होगा। इस दौरान बलवीर गिरी को महंत की पदवी दी जाएगी और चादर विधि रस्म के जरिए अखाड़ों के संत महात्मा उनकी ताजपोशी पर मुहर लगाएंगे। चादर विधि की रस्म तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से भंडारा शुरू होगा, जो देर शाम तक चलेगा। भंडारे में 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बताया गया है कि भंडारे में महंत नरेंद्र गिरी की पसंद की मटर पनीर की सब्जी और खीर खासतौर पर तैयार की गई है। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में 3 आरोपियों की कस्टडी की मियाद पूरी होने के बाद सीबीआई ने इन्हें वापस जेल भेज दिया है। तीनों की 7 दिन की कस्टडी आज शाम 5 बजे पूरी होनी थी, जिसे देखते हुए सीबीआई ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी के साथ ही आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को जेल वापस भेज दिया है। तीनों आरोपी फिर से जेल भेज दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर सियासत भी खूब हो रही है। अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपको अलग जिलों की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शामली से जहां आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां हिंसा में मारे गए किसानों की याद में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। और तीसरी तस्वीर सीतापुर की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने लखीमपुर कांड पर कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से भी इस्तीफे की मांग की। ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के ज़रिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो।
इधर लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और करीब 6 विधायकों को सहारनपुर में रोक दिया गया। पुलिस ने सरसावा बॉर्डर पर इन्हें रोका, जिसके बाद सभी लोग सरसावा के शाहजहांपुर चेकपोस्ट पर धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर में भी लखीमपुर खीरी कांड का असर देखने को मिला है। सैकड़ों राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने कौशल विकास मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम में रालोद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए कौशल विकास मंत्री के कार्यक्रम में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि मंत्री कपिल अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और जांच का आश्वासन भी दिया। उधर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने किसानों और सपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मैनपुरी में बड़ी संख्या में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती दिखी। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। और आजमगढ़ में एक घर में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। खबर मिली थी कि शहर के जोधी का पूरा इलाके में घर में कुछ लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे, जहां लालच देकर एक धर्म विशेष को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में एक स्थानीय निवासी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। और इस वक्त आपको बताएं, मथुरा से खबर मिल रही है जहां सीएमओ ऑफिस अखाड़ा बन गया। डॉक्टर्स के 2 गुटों में सीएमओ ऑफिस पर ही मारपीट शुरू हो गई। व्हाट्सएप पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट झगड़े की वजह बताई जा रही है। इसी विवाद में डॉक्टर्स के गुटों में मारपीट हुई है। बाहरी लोगों को लेकर सीएमओ ऑफिस पर पहुंचा था डॉक्टर का एक गुट, जहां मारपीट हुई। डॉक्टर्स ने आपसी विवाद बताकर मामले को दबाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये वो डॉक्टर हैं जो जरूरत पड़ने पर भगवान की भूमिका निभाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। वही डॉक्टर आपसी विवाद में सीएमओ ऑफिस पर एक दूसरे की जान के प्यासे बन बैठे हैं। और उत्तराखंड में रासुका को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन की अपर सचिव गृह रिद्धिमा अग्रवाल ने जानकारी दी है कि प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए जिला अधिकारियों को ये पावर दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो डेलीगेट कर सके, एनएसए के प्रावधान इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी बना सके। ये जो डेलीगेशन है ये सितंबर में हमारी समय सीमा जो है ख़त्म हो गई थी। उसके पश्चात अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की इस समय सीमा को बढ़ाया गया है और सभी डीएम्स को पावर दी गई है कि वो एनएसए के तहत अपने अपने जुरिसडिक्शन में आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। रामनगर पहुंचे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत से एबीपी गंगा ने की खास बातचीत। इस दौरान उनके मन में कहीं ना कहीं सीएम पद ना मिलने की कसक दिखी। हालांकि उन्होंने इसे किस्मत पर टालते हुए कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कभी कभी आपका जूनियर आपसे बड़ा पद पा जाता है, लेकिन आपका फर्ज है कि आप जिस पद पर हैं उसे पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। वहीं उनके भाजपा छोड़ने के सवाल पर बोले वो कहीं नहीं जा रहे और कांग्रेस में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो जिस परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ बोली जाती है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग उसी जिस परिप्रेक्ष्य में जो बात बोली जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में लेने के बजाय जिसका मन जिस पे फिट करना होता है उस पे फिट कर देता है। सर, हरक सिंह रावत इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इतने सीनियर हैं, लेकिन आपके जूनियरों को मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा में, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या फिर अब उनसे जूनियर पुष्कर सिंह धामी हों। कहीं ना कहीं एक पीड़ा तो मन में है। बहुत जूनियर लोगों को मौका मिल जाता है अब ये, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि काम अपना काम, पद कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप जिस जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी समाज आपको दे, ईश्वर आपको जो भी जिम्मेदारी दे, प्रकृति आपको जो भी जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं
ये महत्वपूर्ण हो। 2022 को लेकर के क्या मन बना रहे हैं पार्टी छोड़ने का, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। और अफवाह के लिए न अफवाह का कोई न सिर होता है न कोई पैर होता है। और मैंने कहा नहीं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, जिसका कोई बात ही नहीं हुई है, किसी कोई बात नहीं हुई है, इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। रुड़की पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका बनाने में राजनीतिक दल नाकाम रहे तो वहीं भाजपा अपने विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ेगी। मदन कौशिक ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में भाजपा की पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीत होगी। साथ ही इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने धार्मिक स्थल पर धर्म परिवर्तन को लेकर की गई तोड़फोड़ पर कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कहा मदन कौशिक ने। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार और संगठन के साथ और दिसंबर तक के जो हमने रोड मैप तैयार किया है उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। 2022 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है, ना धर्मांतरण किया जाना चाहिए। और राज्य के अंदर कानून भी है और जहाँ पर धर्मांतरण इस प्रकार का होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कानून की दृष्टि से भी उचित नहीं है। लोगों के पास इस संबंध में एक तहरीर आई है। सोनालीपुरम एरिया में ये घटना हुई है, जिसके संबंध में जो भी इसमें लिखित तहरीर है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और तो तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी धाराएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है क्योंकि 6 अक्टूबर को ऊर्जा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बिजली कर्मी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के अध्यक्ष सर्वेश दुबे ने उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। आरोप है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने 27 अगस्त की मीटिंग में मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन एक भी मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है। बिजली कर्मियों की मांगों में एसीपी का लाभ, उपनल कर्मियों का वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की भी मांग शामिल है। हड़ताल हो रही है। बिजली की हड़ताल में ठेकेदारों से कर्मचारियों को मांग लेना, अप्रशिक्षित लोगों को जो मशीन पर जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनको सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से उनके हाथ में मशीनें सौंप देना। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि तकनीकी दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। अरबों खरबों रुपए की मशीनें हैं, यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। बिजली कर्मी हड़ताल पर नहीं जाना चाहते, हम बिजली घरों को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमने 4 साल इंतजार किया है। अब जब लिखित समझौता हुआ उसका सम्मान होना चाहिए और आदेश जारी किया जाना चाहिए। हम अपने अधिकार के तहत काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वी हैव राइट टू स्ट्राइक। हड़ताल पर जाना हमारा अधिकार है और हम प्रॉपर लीगल नोटिस दे के जा रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक कदम है और नौकरशाही को इससे बाहर जाना चाहिए और सरकार को ऐसी बातों पर नियंत्रण करना चाहिए। और जोशीमठ में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर भारी मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी भूस्खलन से आसपास के कई गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। सड़क के दोनों ओर दर्जन वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े तमाम होटल और टैक्सी यूनियन के लोग देहरादून पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्द इसका कोई हल निकालें ताकि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाए। खासतौर पर यात्रा के लिए कई स्थानों से रजिस्ट्रेशन कराना बड़ी चुनौती बन रही है। हम लोगों को सबसे पहले मांग के है कि ई-पास जो देवस्थान बोर्ड से किया गया है वो बिल्कुल समाप्त किया जाए। जिसको कोविड का 2 इंजेक्शन लगे हुए हैं और उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो उनको वैध किया जाए चारधाम यात्रा के लिए। और यमुनोत्री के लिए जो और गंगोत्री केदार बद्रीनाथ के लिए इक्वल यात्रा व्यवस्था की